जय हिंद यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आज हमारा पहला दिन है जिसमें हम 4 पिलर इनिशिएटिव की शुरुआत कर रहे हैं। और इस पहले दिन में हमारा जो टॉपिक है वो है ओरिएंटेशन। इनफैक्ट ये पहला हफ्ता पूरा हमारा ओरिएंटेशन पे फोकस्ड है। ओरिएंटेशन मतलब आप एग्जाम को किस तरह से देखते हैं और एग्जाम आप में से क्या चाहती है, इन दोनों चीजों को समझना। एग्जाम क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो यूपीएससी ने इससे पहले अपने एग्जामिनेशन में पूछे, उसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी एक एक सब्जेक्ट पे किस तरह से क्वेश्चन पूछती है। और एक बार इन क्वेश्चंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, कहीं पे उन्होंने फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को मिला के आपके एनालिसिस को पूछा होगा, कहीं पे उन्होंने एक डेरिवेशन टाइप कुछ क्वेश्चंस बनाए होंगे। तो ऐसे हर एक टाइप को हम समझेंगे और एक कोशिश करेंगे कि आपके प्रिपरेशन को एक परफेक्ट प्लान्ड वे क्या होना चाहिए, एक डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वो इन ओरिएंटेशन लेक्चर्स के थ्रू, इन ओरिएंटेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू, जिसमें हम पीवाईक्यूज का ही इस्तेमाल करेंगे, उसे देख के समझते हैं। तो आज हमें जो पहले 10 क्वेश्चंस आज हमने जो टेलीग्राम चैनल पे डाले थे, वो क्वेश्चंस का आज हम डिस्कशन करेंगे और उसमें से हमें क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए और हमारे प्रिपरेशन के लिए एक क्या दिशा होनी चाहिए, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन था, नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। अभी जो एग्जाम हुआ था इससे पहले साल, उसी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन परफेक्ट एग्जांपल है जिसमें आपका बेसिक स्टडी अलोंग विथ फैक्ट्स, फैक्ट्स को समझना इतना जरूरी है। और वो भी वो सारे रेफरेंसेस जो आप, कोई भी एस्पिरेंट होता है, चाहे आप लक्ष्मीकांत में से पढ़ रहे हो, चाहे आप मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम में से पढ़ रहे हो, तो ये क्वेश्चन दोनों में से कवर हो रहा था। और आपके जो बेसिक बुक्स है, एनसीईआरटीज हो, एनआईओएस हो, इन सब में ये क्वेश्चन कवर किया गया था। पर काफी एस्पिरेंट्स को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ दिक्कत आई और उन्होंने गलत आंसर मार्क कर दिया। तो इसीलिए हम इसी क्वेश्चन के शुरुआत करते हैं, से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये बेसिक है आपके प्रिपरेशन के लिए, ये फैक्ट बेस्ड है और ये लो हैंगिंग फ्रूट है। एक ऐसा फ्रूट है जो लो हैंगिंग है। अगर आप आपके बेसिक सोर्सेस ठीक से पढ़ ले, उसमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उन्हें ठीक से समझ ले, ध्यान में रखे, तो आपको ये 2 मार्क आसानी से मिलने चाहिए थे। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया है। पहला क्वेश्चन आज हम ओरिएंटेशन में इसी से शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लक्ष्मीकांत में जो पहले कुछ चैप्टर्स है, पहले 2 चैप्टर्स है, उसमें ही आपको इसका आंसर मिलने वाला था। साथ ही साथ ही में मॉडर्न इंडिया के सारे किताबों में आपको इसका आंसर मिल जा रहा था। तो आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए या क्या इसका सही आंसर है। तो इससे हम एक बात समझेंगे कि आपको जो भी किताब हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उसमें से बेसिक सोर्सेस, बेसिक फैक्ट्स अच्छे से कवर करने हैं। एक वन लाइनर क्वेश्चन है और ये इजीली आप इसे इन 2 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए आज की हमारा पहला ओरिएंटेशन पॉइंट है, यू हैव टू थरोली स्टडी द बेसिक्स एंड यू हैव टू मेमोराइज द बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन भी एक ऐसा ही बेसिक क्वेश्चन है जो 2023 साल में ज्योग्राफी सेक्शन में पूछा गया था प्रीलिम्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो एक रिवर है, एक रिवर सिस्टम है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इक्वेटर के पास एक कॉन्गो रिवर है और कॉन्गो रिवर सिस्टम है। तो इन्होंने पूछा, ये 4 देशों के इन्होंने नाम दिए थे और इस कौन से इनमें से कौन से देश में कॉन्गो का जो रिवर बेसिन होता है, रिवर बेसिन क्या होता है, एक रिवर बह रही है, उसको काफी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है, ट्रिब्यूटरीज के भी ट्रिब्यूटरीज होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कैचमेंट एरिया जैसा एक कॉन्सेप्ट होता है, ड्रेनेज बेसिन का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो नदी के उगम से इसके उसके ओरिजिन से लेके उसके उसके माउथ तक, मतलब जहां पे वो नदी सी से मिलती है, वहां तक का जो एरिया होता है उसे रिवर बेसिन कहा जाता है। इस कॉन्गो रिवर बेसिन में से कौन से देश में कॉन्गो का रिवर बेसिन आता है? तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। इसका आंसर काफी इंटरेस्टिंग है और ये क्वेश्चन आपके एटलस के रीडिंग पे जरूरी। How well you look at the atlas, how detailed you study the atlas,
के ऊपर एक क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया गया था। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगर चाहिए तो इतना कोई मुश्किल आंसर बिल्कुल नहीं था। अगर आप पॉलिटिकल और फिजिकल मैप अफ्रीका का देखें जो आपके एटलस में दिया है, तो कॉन्गो एक प्रोमिनेंट रिवर है। आप उस मैप में प्रोमिनेंटली आपको दिखती है, और वो पॉलिटिकल मैप पे भी उस रिवर के ट्रिब्यूटरीज उन्होंने देखी गई बोली गई है। तो एक काफी इंटरेस्टिंग ट्रिब्यूटरी इस रिवर की है, इनमें से इन चारों में से एक देश में। का आंसर आपको पता ही होगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए उसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या ओरिएंटेशन मिलता है। वो पहली बात है कि जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बोला था कि पीवाईक्यूज का एक बुक और एटलस, ये दोनों चीजें आपके पास होनी ही चाहिए, और इसको आपको रेगुलरली इस्तेमाल करना है आज से लेके आपके प्रीलिम्स तक। 24 तारीख तक जब आप पढ़ेंगे तक आपको इन दोनों चीजों का अच्छे से इस्तेमाल करना है। और सबसे जरूरी बात, एटलस हर साल पाया गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एटलस के ऊपर बेस्ड आते ही है। इसका मतलब है लगभग 4 से 6 मार्क आपको आसानी से मिल सकते हैं अगर आप आगे के 3.5-4 महीने के ड्यूरेशन में एटलस और पीवाईक्यूज को अच्छे से पढ़ ले। दोस्तों, एटलस में इन्होंने ऐसा कोई भी बारीक डिटेल में जाके क्वेश्चन नहीं पूछा है। कंगो रिवर एक प्रोमिनेंट रिवर है जो अफ्रीका के मैप पे प्रोमिनेंटली आपको दिखती है, इसीलिए क्वेश्चन काफी बेसिक था, काफी आसान था, और उसके 2 मार्क्स पाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं था। तो इसीलिए आज की दूसरी हमारे लिए ओरिएंटेशन है कि यू हैव टू स्टडी एटलस both while studying geography as well as while you are looking at different current affairs. So atlas को रोज थोड़ा स्कैन कर लीजिए, उसके के पन्नों को पलट लीजिए कि आपको प्रोमिनेंट फीचर्स है वर्ल्ड में, प्रोमिनेंट सोशल फीचर्स है, ह्यूमन फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स है, वो सारे आपको समझ में आने लगे। इसे वक्त लगेगा, और आने वाले 4 महीने में अगर आप ये डिलीजेंटली करेंगे तो बिल्कुल आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन में से है, और पॉलिटी में से भी एक आसान सा सवाल पूछा गया था 2024 को। इनफैक्ट ये इसी तरह का सवाल 2021 में भी पूछा गया था। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, बस ऑप्शंस चेंज हो गए पर क्वेश्चन एक तरह से रिपीटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया है। ये सारे फंडामेंटल राइट्स है। यूपीएससी ने पूछा कि राइट टू प्राइवेसी इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट में आता है। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट इज अ कोर सब्जेक्ट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। इनफैक्ट मेंस के तो सिलेबस में भी इसे लिखा गया है। तो आपको सबसे जरूरी बात है कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें इन डिटेल हर साल पढ़नी होती है, क्योंकि हर साल आपको इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पाया ही जाता है। तो और ये क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं था, सबसे आसान सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोलिए। इसका आंसर आर्टिकल 21 होना चाहिए। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू प्राइवेसी आता है। तो इससे हमें तीसरी ओरिएंटेशन क्या है आज की हमारी, कि वेन एवर यू स्टडी पॉलिटी यू हैव टू अंडरस्टैंड द आर्टिकल्स प्रॉपरली। आर्टिकल्स के सब कंपोनेंट्स को भी अच्छे से पढ़ना है। ये लक्ष्मीकांत में भी आसानी से आपको मिल जाता था, और आपको ये पढ़ना ही चाहिए। सिर्फ इससे मैंने एक क्वेश्चन एज एन सैंपल दिया है यूपीएससी के पीवाईक्यूज में से लेके, पर इससे आपको एक सीख जरूरी है। जब भी आप पॉलिटी पढ़े, एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिए, सारे प्रोविजंस को या फिर जो टेबल्स उन्होंने दिए हैं, फुट नोट्स उन्होंने दिए हैं, आप लक्ष्मीकांत में अगर देखेंगे तो फुट नोट्स नीचे दिए हैं, इन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए। इन सब चीजों को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको इसमें से आगे प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का हमारा चौथा क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है, और इकोनॉमी प्रीलिम्स का और मेंस दोनों का जनरल स्टडीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इकोनॉमिक्स में से 12 से 15 क्वेश्चन आराम से आते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा बहुत बड़ा होता है। पर जनरल स्टडीज में अगर आप 2022 का ये क्वेश्चन देखें तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, और जब भी आप बेसिक चीजें पढ़ते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स में से हो, चाहे वो आपके बेसिक किताब जो भी आप इकोनॉमिक्स के लिए रेफर करना चाहते हो या करते हो, उसमें से इसका आंसर आपको मिल जाता। ये इनफैक्ट करंट अफेयर्स में आपको हर साल साल के 6 बार हर 2 महीने में तो आपको ये इसके ऊपर एक न्यूज मिलती ही मिलती है।
तो इसमें पूछा गया था कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, रिमेंबर, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो इसका आंसर बड़ा ही आसान था, इसका आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और हर साल जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो आरबीआई हर 2 महीने में देती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी होती है, इसका हर 2 महीने में या पीरियोडिकली कभी 3 महीने में रिव्यू करते हैं, और उस रिव्यू के दौरान ये इन्फ्लेशन का परसेंटेज देख के ही इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर आरबीआई कुछ डिसीजन लेती है। तो जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इस प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कौन कौन से टूल्स होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, आरबीआई इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करता है। पर सबसे जरूरी बात है, हम ये इसमें से एक सीख आपको लेनी है। देखिए, क्वेश्चन उन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है प्राइस स्टेबिलिटी के लिए। इन्फ्लेशन हर हर गवर्नमेंट हो चाहे कॉमन मैन के लिए बहुत जरूरी होता है, इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन बहुत जरूरी होता है, और उसके ऊपर आरबीआई कैसे एक्ट करती है, कौन एक्ट करता है और कैसे एक्ट करता है, उसी के बारे में सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो जब भी आप आरबीआई पढ़े या इकोनॉमी में कोई सा भी टॉपिक पढ़े, आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके मद्देनजर होने चाहिए। यू शुड फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, यू शुड फोकस ऑन बेसिक डिटेल्स ऑफ दैट टॉपिक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज हमारा 5वां क्वेश्चन है वापस इकोनॉमिक्स से, क्योंकि मैंने जैसे कहा इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। हम कभी पॉलिटी पे फोकस करेंगे, कभी इकोनॉमिक्स पे, कभी ज्योग्राफी पे। आज हमारा फोकस 7 सब्जेक्ट्स में है, उसमें भी मैंने 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डाले हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कभी कभार ऐसे होता है कि हम फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी बेसिक फैक्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है जब आप पढ़ोगे। अगर आप बेसिक एनसीईआरटीज भी पढ़ते हैं तो भी ये सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट वहां से कवर हो जाते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी एक बहुत बड़ा कंसर्न है किसी भी देश के लिए, तो इंडिया में भी इट्स एन इंपॉर्टेंट कंसर्न। सो हैज बीन द मेन कॉज ऑफ वरी फॉर हुम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा था 2021 में, और इन्होंने कुछ रीजंस उसके लिए बोले गए थे। तो इसमें से क्या आंसर है, आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए इसका आंसर क्या है। और इसका आंसर भी आसान था, क्वेश्चन भी इनफैक्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और इसका आंसर डी है। ऐसे क्वेश्चंस आप देखिए, ब्लैक मनी पे आपके किसी भी सोर्स में डिस्कशन होता है, और ये कॉज ऑफ कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए। पर इन्होंने एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा, बट विच इज रिलेटेड टू अ बेसिक फैक्ट। ब्लैक मनी मतलब वो होता है जिसका अकाउंट नहीं किया जाता। आप किस में टैक्स, किस पे ऊपर आप, व्हाट आर द incomes that when you show that this is an income, a tax, or this is a transaction, a tax is levied on that। जब ब्लैक मनी मतलब क्या, जब ये इनकम या ये मनी इकोनॉमी में जब दिखता ही नहीं है, तो इसमें से टैक्स इवेजन, इवेजन मतलब आप टैक्स नहीं भर रहे हो, किसी ना किसी कारण आप टैक्स से दूर भाग रहे हो, इसका लॉस किसे हो रहा है, स्टेट के लिए हो रहा है। तो बिगेस्ट कंसर्न ऑफ ब्लैक मनी उन्होंने क्या पूछा, कॉज, मेन कॉज पूछा। तो ये 4th आंसर है इसका, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर था। ब्लैक मनी का क्या कॉन्सेप्ट है, ब्लैक मनी के क्या नेगेटिव्स है, इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन था जो आपके हर एक सोर्स में आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 6th क्वेश्चन है। ये भी एक आसान क्वेश्चन था, पर ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन था। मैंने इसलिए डाला क्योंकि बैंकिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए, और हर साल इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो अलग अलग पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, और भी बाकी स्टेट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है, उसके चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कैसे होता है या सिलेक्शन कैसे होता है। तो एक आसान सा सवाल था, इसका आंसर था बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये टॉपिक आपके सारे रेफरेंसेस में, आप जो कोई भी रेफरेंस मार्केट में अवेलेबल है, या बेसिक रेफरेंस पढ़ते हैं या करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, तो ये डिस्कस होता ही होता है। पर कभी कभार हम इस पे उतना ध्यान नहीं देते और 2 मार्क्स गवा बैठते, और हम सिर्फ 2 मार्क्स नहीं गवाते, इसके साथ जो नेगेटिव मार्क होता है, अगर हमने इसे गलत अटेम्प्ट किया तो इसे 0.66 मार्क्स हमारे प्रीलिम्स में से कट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इसीलिए इकोनॉमी का और एक क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल ओरिएंटेशन में मैंने मान लिया है कि इकोनॉमिक्स में भी आपको बेसिक फैक्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भूलना नहीं है जब आप पढ़ते हो। इनफैक्ट इट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है। अगर आपने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा होता तो आप ये 3 ऑप्शंस को शायद पढ़ते भी नहीं,
तुरंत इसे मार्क कर देते या पढ़ के एक बार वेरीफाई करते और मार्क कर देते करेक्ट आंसर को, आपका वक्त बच जाता है और उसी बचे हुए वक्त को आप किसी डिफिकल्ट या लॉजिकल क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी होता है। इसके लिए आपको पता है एनवायरनमेंट का काफी एक बड़ा हिस्सा अराउंड 25 क्वेश्चंस का आपके प्रीलिम्स में हर साल आता है। तो इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में भी आपके बेसिक्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बेसिक आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, बेसिक फैक्ट्स के ऊपर पूछते हैं। धीरे धीरे जब हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तभी भी हम ऐसे सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन काफी आसान था। साइंस में भी आप कवर करते हो, ज्योग्राफी में भी करते हो और एनवायरनमेंट में भी करते हो। आपके एनसीईआरटीज में भी ये क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से मिल जाता है। ये था लार्जेस्ट, देखिए उन्होंने क्या पूछा है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन में से कौन से इंडस्ट्रीज हो या कौन से सेक्टर्स हो, अकॉर्डिंग टू हुम, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ये दो उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन का नाम डाल दिया, फिर भी आपको इंस्टीट्यूशन ने क्या दिया है ये अगर नहीं भी मालूम होता तो भी इसका आंसर आपको आसानी से मिल सकता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए। मैंने आज एक क्वेश्चन लिया क्योंकि एनवायरनमेंट का एक तो इतना बड़ा हिस्सा है प्रीलिम्स में, दूसरा एनवायरनमेंट में 7 से 8 क्वेश्चन हर साल आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही या बेसिक फैक्ट्स पे ही पाए जाते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आज लिया ओरिएंटेशन के लिए। जब भी एनवायरनमेंट पढ़े ये और ऐसे सारे क्वेश्चंस आप आपके पीवाईक्यूज में से देख लीजिए और फर्स्ट प्रायोरिटी आपके एनवायरनमेंट के स्टडीज में से रखिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि ये 7 से 8 क्वेश्चन मतलब अराउंड 14 to 16 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन इज फ्रॉम बेसिक साइंस। जो आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, ये बायोलॉजी की जो भी आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, स्कूल एनसीईआरटीज, उसमें से ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता। हर देखिए 2024 का है, तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जनरल साइंस से जो भूल जाते हैं, पर जनरल साइंस में भी अराउंड 15 से 18 क्वेश्चंस गए 2-3 साल में हम देख रहे हैं। और 22 में तो देखिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे 2022 में, आराम से आप 4 से 6 मार्क्स आराम से ले पाते अगर आपने बेसिक बायोलॉजी पढ़ा होता, जो एनसीईआरटीज में डिस्कस किया जाता है, बेसिक एनसीईआरटीज में डिस्कस होता है। इस क्वेश्चन का आंसर काफी आसान था, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये न्यूज में भी था कुछ कारण, और आपके बेसिक बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है रिलेटेड टू ह्यूमन बायोलॉजी चेक करने के लिए अब 2022 से वो क्वेश्चंस वापस पूछने लगी है यूपीएससी। तो ये वापस 2024 में ऐसा क्वेश्चन था। तो बायोलॉजी बिल्कुल मत भूलिए, बायोलॉजी में भी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी में भी अगर आप देखें ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है यूपीएससी पूछते आ रही है। स्पेशली 22, 23 और 24 में तो उन्होंने पूछे हैं। इससे हमें पता चलता है कि 25 में भी इस पे ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ये एनसीईआरटीज भी आप पढ़ोगे या कहीं से भी पढ़ोगे, इंश्योर करना जो बेसिक फैक्ट्स है उसे आप बिल्कुल ना निग्लेक्ट करें। साइंस, और साइंस को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि साइंस को भी बिल्कुल आपको निग्लेक्ट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 9th क्वेश्चन भी वापस 2022 से, मैंने जैसे कहा यूपीएससी जनरल साइंस में भी बायोलॉजी पर फोकस कर रही है, तो मैंने सोचा कि ओरिएंटेशन के पहले ही दिन इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके सामने हाईलाइट कर दूं। तो पहला क्वेश्चन यही था जो हमने देखा 2024 वाला। आज बायोलॉजी का दूसरा क्वेश्चन 2022 वाला हम देखते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स। इसमें आपका एक एनालिसिस था, पर ये एनालिसिस डिपेंडेंट था कि आप जो बेसिक है तो उसे आपने कैसे समझा है, उसको कैसे रिवाइज करा है, उसे अप्लाई कैसे करते हैं। तो 2 सेल्स के नाम दिए थे। सबसे जरूरी क्या है, अगर आपको ये सेल्स शायद नहीं भी पता होते भी आपसे इसका आंसर आ जाता। आपके स्कूल बुक्स में ये आंसर हमेशा डिस्कस होते हैं। आप सभी को, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो उनके बाद या नहीं भी हो, भी ये आपको इसका आंसर पता होना चाहिए था। आंसर था डी। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस, इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, कॉज्ड बाय पैथोजेंस। तो ये दे वर रिलेटेड टू वाइट डब्ल्यूबीसी, जिसे हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी से ये रिलेटेड था। और डब्ल्यूबीसी हमने हमेशा डिस्कस करी है, स्कूल में भी हम डिस्कस करते थे, प्रोमिनेंटली डिस्कशन में आता था।
तो इसीलिए ऐसे आसान क्वेश्चन देखिए 2 मार्क्स का था, इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया था, तो ये 2 आसान क्वेश्चंस थे जो आपको गंवाने नहीं चाहिए। 24 में भी इस पे ऊपर क्वेश्चन थे, 30 में भी थे। तो ऐसे बायोलॉजी में भी आप बेसिक्स पे ऊपर फोकस करिए, क्योंकि ये आपको इजी मार्क्स गेन करने में मदद करेगा, और इसमें से जो भी आपका वक्त बचेगा उस वक्त को आप किसी और डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिवोट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, या करंट इवेंट जिसे कहते हैं। कोई लोग करंट अफेयर्स कहते हैं, कोई लोग करंट इवेंट्स कहते हैं, यूपीएससी कहती है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए। ये बहुत डिस्कशन में भी था, इनफैक्ट दोनों किताबें, और किताबों से ज्यादा जिन्होंने ये किताबें लिखी है उनके वो काफी न्यूज में रहे थे, चर्चा में रहे थे, और इसीलिए 2024 में क्वेश्चन भी आया था। उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि ये 2 किताबों का ऑथर कौन है, और ये आप अगर न्यूज़पेपर्स देखते भी है या फिर उसके थ्रू स्कैन भी कर देते हैं तो शायद आपको हर साल एक सेक्शन होता है, मोस्ट प्रोबेबली संडेज को काफी सारे स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स में देते हैं, जैसे बुक रिव्यू का सेक्शन होता है। उस बुक रिव्यू के सेक्शन में इन दोनों बुक्स का रिव्यू भी दिया गया था। तो आपको इनमें से देखना चाहिए था। आप में से आपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दिया है, वेल एंड गुड। अगर किसी को नहीं आंसर पता था, इसका आंसर डी है, एस जयशंकर, द करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने ये 2 किताबें लिखी है और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्योंकि ये उनका पहला नाम उन्होंने दिया था, जनरली हम एस जयशंकर सर कहते हैं, तो इसलिए शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा, पर जिनको पता था उन्होंने इस नाम से, उनके सरनेम से उसका आंसर दिया होगा। तो दोस्तों, ये देखिए ये कितना आसान सवाल था। अगर आप न्यूज़पेपर्स थोड़ा बहुत स्कैन भी कर लेते हैं, या फिर आपने जो पीपल, जो पर्सन्स न्यूज में थे उनका बेस थोड़ा बहुत जानकारी भी अगर देख लिया होता, क्योंकि ये काफी दोनों काफी रीसेंट बुक्स है, तो ये भी अगर आपने देखा होता तो इस क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स आराम से मिलते। एक से आप कुछ वक्त उसमें से इस्तेमाल करते किसी और क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। तो ऐसे दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है, और इसमें से हमारा टेक अवे क्या है? पहला, पीवाईक्यूज का अच्छे से एनालिसिस करिए। दूसरा, एटलस को रेगुलरली इस्तेमाल करिए। आप जब भी आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स करने का मूड होता है, या थोड़ा थकान के बाद अगर आपको 10-15 मिनट के लिए आप एटलस को स्कैन भी कर लेते हैं, तो 2 चीजें होती है। एक तो आपका टाइम यूटिलाइज होता है, दूसरा आपको एटलस समझने में आसानी हो जाती है। तो एटलस को भी इग्नोर मत करिए। और सबसे जरूरी बात क्या है, आज जो हमने 1 से लेके 10 के क्वेश्चन में देखा, पहला है फैक्ट बेस्ड बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं, वो आपको कवर करने ही है। आप इन्हें जब पढ़ते हो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, या फिर साइंस पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, क्या है, जो बेसिक फैक्ट्स है उन्हें मत भूलिएगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, बेसिक्स। आप अगर किसी भी क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन लाइनर्स होते हैं जो बेसिक्स पे ही पूछे जाते हैं। जस्ट इसको देखिए, 16 से 20 मार्क्स आप आसानी से पा सकते हो, इसमें से कम समय में पा सकते हो। तो इसीलिए आज का हमारा टेक अवे यही है। पहला, आप पीवाईक्यूज अच्छे से पढ़ना, हर एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज को अच्छे से पढ़ना, एटलस को मत भूलिएगा। उसे रेगुलर बेसिस पे अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको उसे समझने में, उसे रिवाइज करने में आसानी होगी, और सारे सब्जेक्ट्स में बेसिक फैक्ट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को निग्लेक्ट नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप इस ओरिएंटेशन लेक्चर का पूरा इस्तेमाल करेंगे। आपका लेक्चर और पढ़ने का और प्लानिंग का जो आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, जो स्ट्रेटेजी बना रहे हो, और जब आप पढ़ रहे हो उसे अच्छे से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसमें से एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें अच्छा टूल्स अपने हाथ में लेने के लिए, एक इंफॉर्मेशन बेस हमारा बढ़ाने के लिए आप इसको इस्तेमाल करिए। थैंक यू। जय हिंद।